Hello students, welcome back to Vinay Academy. Today's topic will be permittivity. In last classes we have discussed some of the topics. उनके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं आज के जो टॉपिक्स लिए हैं वो बिल्कुल रिलेटेड हैं उससे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक खत्म किया था, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे. तो कूलम्स लॉ का एक बार एक्सप्रेशन देखते हैं. तो हमने क्या लिखा था? तो दैट एक्सप्रेशन वाज, हमने लिखा था F is equal to K Q1 Q2 by R square, where K was 1 by 4 pi epsilon naught. So we ended up here. हमने एप्सिलॉन नॉट की बात करी थी लास्ट क्लास में. तो एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट की जब हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? तो एप्सिलॉन नॉट वाज द परमिटिविटी. लास्ट टाइम हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया अबाउट दिस टॉपिक परमिटिविटी, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. परमिटिविटी को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्या ये परमिटिविटी? ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की या मीडियम की जो बताती है कि इंटरैक्शन कैसे हो रहा है. लेट्स रीड द डेफिनेशन. डेफिनेशन हमने क्या लिख रखी है? व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, the electrostatic force between them depend not only on the charge, as we can clearly see that electrostatic force depend on the charge. Electrostatic force also depend on the distance. That electrostatic force not only depend on charge and separation, but also depends on what? Also depends on the nature of the medium. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे, वो ना केवल चार्ज पे डिपेंड और आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि इसके अलावा वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम. अब वो जो नेचर ऑफ मीडियम है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है परमिटिविटी. परमिटिविटी आज वर्ड सजेस्ट क्या है यहाँ पे? परमिट जैसा एक वर्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे ना. तो किसी चीज को तो परमिट कर रहा होगा ये. अब किस चीज को परमिट कर रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के या इंटरैक्शन को. तो है क्या ये? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम दैट डिटरमाइंस हाउ स्ट्रांगली अ मीडियम परमिट इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स. मतलब क्या हुआ इसका? जैसे कि अगर हम दो चार्जेस लेते हैं, दो चार्जेस को हमने क्या किया? उन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखा हुआ है. तो उस मीडियम के अंदर Q1 चार्ज हो गया और Q2 चार्ज हो गया. ये दो चार्ज हो गए, इनके बीच का सेपरेशन हमने कुछ ले लिया R1. तो इसका जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो डिपेंड करेगा ऑन वन मोर फैक्टर. क्या है एक और फैक्टर यहाँ पे? दी अनदर फैक्टर इज द मीडियम बिटवीन देम. ये जो इंटरैक्शन हो रहा है, ये चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज हो गया. ये यहाँ पे जो इंटरैक्शन हो रहा है, इंटरैक्शन किसी मीडियम के थ्रू हो रहा होगा. नेसेसरी नहीं है कि इंटरैक्शन मीडियम के थ्रू ही हो. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता. बट अगर मीडियम है तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बिहेव इन अ सिमिलर मैनर फॉर एयर आल्सो एंड इन द सेम वे फॉर वाटर और एनी अदर मीडियम. ये तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. हमारे लिए जब हम वॉक कर रहे होंगे तो एयर में वॉक करना हमारे लिए इजियर होता है, वाटर में वॉक करना हार्डर होता है. तो वैसे ही लाइट के लिए भी होगा. अब मैंने लाइट क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, इनके इंटरैक्शन में जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं फोटॉन्स. मींस अगर ये चार्ज को इससे इंटरैक्ट करना है, इस चार्ज को इस पे फोर्स लगाना है, तो एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या होंगे? ये इसको इंफॉर्मेशन कैसे देगा? इसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एक चार्ज है? तो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है थ्रू फोटॉन्स. तो इसीलिए मैंने बोला कि लाइट के ट्रेवलिंग पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो अगर ये इंटरैक्ट कर रहा है इससे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो लाइट को मूव करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को मूव करना पड़ेगा यहां से यहां तक. तो जब इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक ट्रेवल कर रही है, तो जो इंटरविंग मीडियम है वो डिसाइड करेगा कि कैसे या किस स्पेस से या किस स्पीड से लाइट ट्रेवल करेगी, और वो डिसाइड करेगा इंटरैक्शन कैसा होगा. ठीक है. तो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम जो इंटरैक्शन या फोर्स कितना होगा उसको डिस्क्राइब करती है. जनरल सिंबल फॉर परमिटिविटी विल बी एप्सिलॉन. हमने अभी तक क्या यूज किया? हमने यूज किया एप्सिलॉन नॉट. तो ये स्पेसिफिक है. ये किसके लिए है? परमिटिविटी है फॉर फ्री स्पेस. दिस फॉर फ्री स्पेस. एप्सिलॉन या फिर in many cases we'll write like epsilon m. कई बार मैं epsilon m भी लिखूंगा. थोड़ा m स्पेसिफाई कर देता है कि मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ. तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन. ठीक है. अब परमिटिविटी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. सो मीडियम
which have greater value of permittivity that reduces the electrostatic attraction there. तो अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब कि वो मीडियम के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है इंटरैक्शन का अमाउंट विल बी लेसर. क्लियर हो गया? तो जनरल वर्ड परमिटिविटी क्या है? इट डिस्क्राइब्स हाउ एन इंटरैक्शन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस बिटवीन द टू चार्जेस. दो चार्ज एक चार्ज दूसरे चार्ज से कैसे इंटरैक्ट करने वाला है, वो कैसे इंफॉर्मेशन भेजे कि प्लीज मुझे अट्रैक्ट कर लो. तो ये इंफॉर्मेशन कैसे भेजेगा? थ्रू द मीडियम. और उस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? परमिटिविटी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी हैव दिस टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसको एक और नाम से हम बुलाते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट रिलेटिव परमिटिविटी. सो रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. द सिंबल इज व्हेन वी आर कॉलिंग इट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो इसके लिए फिर हम सिंबल के यूज कर लेते हैं. ठीक है, जब हम उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सिंबल यूज कर लेंगे एप्सिलॉन आर. दोनों सेम ही चीज है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरली हम इसको तब बोलेंगे जब हम कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर में. इसको हम ज्यादातर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे होंगे. रिलेटिव परमिटिविटी, अब रिलेटिव परमिटिविटी मींस एटलीस्ट टू मीडियम शुड बी देयर. मतलब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को किसी मीडियम की परमिटिविटी से कंपेयर कर रहे होंगे. लेट्स लुक टू द डेफिनेशन. द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज व्हाट? एज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वी आर डिफाइनिंग इट लाइक एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, तो परमिटिविटी हमने यूनिट कैलकुलेट किया था. परमिटिविटी का एसआई यूनिट हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास. क्या था, कैसे कैलकुलेट किया था? तो हमने के का यूनिट कैलकुलेट किया था और के का जो यूनिट आया था उस पर इनवर्स लगा के परमिटिविटी का यूनिट हमने लिखा था. तो अब मुझे पता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है अगर, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम का अपना कुछ सेम यूनिट होगा, एप्सिलॉन नॉट का भी सेम यूनिट होगा. सो एप्सिलॉन आर इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इतना क्लियर होगा कि मतलब जो एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी विल नॉट हैव एनी डायमेंशन. अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमिटिविटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा. सो इट इज व्हाट? इट इज डायमेंशनलेस. ये तो हो गई एक बेसिक डेफिनेशन जिससे हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं. अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को समझ कैसे सकते हैं वो देखते हैं. तो इसको समझने के लिए इसी डेफिनेशन को मुझे किसी और टर्म्स में लिखना पड़ेगा. तो आई एम राइटिंग दैट डेफिनेशन. रेशियो में लिखते हैं फिर समझते हैं है क्या ये. तो ऊपर हमने डेफिनेशन लिखी है दैट इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. यहां डेफिनेशन में हमने कुछ चेंज किया. यहां कुछ एफ आ गया. एफ क्या रिप्रेजेंट किया था अभी तक हमने? एफ वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एफ नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स इन वैक्यूम. फोर्स इन वैक्यूम. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स इन अ मीडियम. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैंने दो चार्जेस लिए, एक चार्ज है Q1 Q2, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, और इसको मैंने रखा इन वैक्यूम. तो इसको प्लेस कर दिया हमने एक ऐसे स्पेस में जो बिल्कुल एम्प्टी है, इन वैक्यूम और इन एयर. और यही सेम पेयर को, सेम चार्जेस को, मीन सेम Q1 और Q2 चार्ज को सेम डिस्टेंस अपार्ट हमने रखा, r डिस्टेंस अपार्ट. इस बार इस स्पेस को हमने किसी मीडियम से भर दिया. लेट्स टेक वाटर. ठीक है, तो क्या इंटरेक्शन में कोई चेंज होगा? अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन वेरी करेगा? करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? मैंने क्या बोला? इंटरेक्शन इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट इज टेकिंग प्लेस इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स. मतलब इस चार्ज को इसको बताना पड़ेगा दैट आई एम हियर, मुझ पे फोर्स लगाओ. इस चार्ज को वो इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी तब एक दूसरे पे फोर्स वो लगा पाएंगे. तो ये इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक ट्रेवल कर सकती है फास्टर इन केस ऑफ वैक्यूम, स्लो हियर. तो फोर्स किधर ज्यादा लगेगा? फोर्स जहां पे ट्रेवल कर रही है इंफॉर्मेशन फास्टर. जहां पे इंफॉर्मेशन स्लो ट्रेवल करेगी वहां फोर्स कब लगेगा? तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं फॉर द मीडियम्स,
for the two charges when they are placed in vacuum, two when they are placed in a medium. So vacuum में force का जो amount होगा वो greater होगा as compared to when they are placed in a medium. That medium can be anything. So relative permittivity can be defined as the ratio of the forces between the two charges when they are placed in vacuum to when they are placed in a medium. तो दो definition थी. ये definition in terms of force है और ये definition है in terms of still in terms of permittivity. It should be clear. मतलब ये जो topic है permittivity अभी हम पढ़ रहे हैं. इसके बाद हम जब मैग्नेटिक के केस में जाएंगे विल टॉक अबाउट परमिएबिलिटी, वहां पे परमिएबिलिटी पढ़ेंगे, वहां पे मैग्नेटिक इंटरेक्शंस की बात कर रहे होंगे कि मैग्नेटिक इंटरेक्शंस कैसे हो रहा है. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. पिछले क्लास के एंड में हमने थोड़ा बहुत डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करा था कि जो फोर्स का डायरेक्शन है F इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हमने कुछ लिखा था लाइक अपॉन R21 का होल क्यूब R21 वेक्टर. मींस दिस वाज इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और ये R21 वेक्टर था. और मैंने क्या बोला था, ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन डिपेंड किस पे करता है? R21 पे डिपेंड करता है. मतलब कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दो चार्जेस हैं, इनके बीच का सेपरेशन क्या है? R है. ठीक है? तो R21 क्या होगा? फोर्स अ वेक्टर दैट मूव्स फ्रॉम 1 टू चार्ज 1 टू चार्ज 2. एक वेक्टर R21 क्या होगा? एक वेक्टर जो चार्ज 1 से चार्ज 2 के डायरेक्शन में हो. और R12 क्या होगा? एक वेक्टर जो 1 के डायरेक्शन में हो फ्रॉम 2. तो मैंने कहा था, स्टेटमेंट वाज कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस R21 और R12 के डायरेक्शन में होगा. कब? जब दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो. मींस इफ द चार्जेस आर लाइक वंस. अगर चार्जेस कैसे हैं? अगर चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, इफ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस, देन जो F21 का डायरेक्शन होगा इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ R21. क्लियर है? मतलब अगर F12 का डायरेक्शन पूछेंगे तो F12 का डायरेक्शन क्या होगा? जैसा R12 का डायरेक्शन होगा. डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस एंड दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सेम. पर ये कैसा कंडीशन पे होगा? व्हेन द चार्जेस आर लाइक वंस. जब चार्ज कैसे हो? जब लाइक चार्जेस हो. अच्छा, आप मान लो कि लाइक चार्जेस नहीं है. कैसे चार्ज हैं? अनलाइक चार्जेस हैं. तो इफ चार्जेस आर अनलाइक तो क्या करें? तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? तो उसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. द डायरेक्शन विल बी जस्ट रिवर्स ऑफ इट. तो डायरेक्शन उस केस में क्या हो जाएंगे? रिवर्स. रिवर्स मतलब नेगेटिव ऑफ दिस, और नेगेटिव ऑफ दिस इज व्हाट? R12. मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा. मतलब अगर एक चार्ज यहां पे मान लो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव हो गया, और मैं निकालना चाह रहा हूं फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, तो अगर दोनों पॉजिटिव होते तो इधर होता डायरेक्शन, ये होता फोर्स का डायरेक्शन. पर क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो डायरेक्शन फोर्स का आ रहा था दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव पे, उसका जस्ट उल्टा कर दो. मतलब फोर्स का डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा? फॉर दिस केस विल बी दिस, मींस will be just reverse of what we are getting in the initial condition or in the initial case. ठीक है? तो so force have both. Force is a vector quantity. Since it is a vector quantity, it will have both magnitude and direction. ठीक है? और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फोर्स में है, एक और चीज है यहाँ पे जो अभी हमने देखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन द लाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहां एक्ट करता है? बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. मतलब ये R21 और R12 के डायरेक्शन में. उसको हमने थोड़ा डिटेल में और देखा. तो डिटेल्ड वे में अगर हम बात करें, वो लाइन के डायरेक्शन में या लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा? तो लाइन के डायरेक्शन में व्हेन चार्जेस आर लाइक, लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में व्हेन चार्जेस आर अनलाइक. अच्छा, एक और चीज है इसमें, फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा? हमें पता है फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा. अट्रैक्टिव का कंडीशन क्या है? बोथ चार्जेस शुड बी इक्वल टू, बोथ चार्जेस शुड बी लाइक वंस. तो अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, मतलब Q1 और Q2, इनका प्रोडक्ट जो है
वो हमेशा ग्रेटर होगा जीरो से, मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, पर अगर दोनों नेगेटिव हैं उस केस में भी इट विल बी पॉजिटिव। तो अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन जीरो, तो अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्शन कब लगेगा? व्हेन दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, सो दे विल रिपेल ईच अदर व्हेन Q1 एंड Q2 हैव द मैग्नीट्यूड लेस देन जीरो। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा? तो अट्रैक्टिव, सॉरी, द अट्रैक्टिव फोर्स विल एक्ट व्हेन these two charges, means when the magnitude is less than zero। अट्रैक्टिव फोर्स का कंडीशन कब होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव। रिपल्सिव फोर्स का कंडीशन कब होगा? दोनों पॉजिटिव ले लिए या फिर दोनों नेगेटिव ले लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास रिपल्सिव हो जाएगा और इस कंडीशन में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। सो एक और कंडीशन अगर हम देखें तो हमने देखा था दैट F21 इज इक्वल टू F12 बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब हमने क्लास एंड करी थी तो हमने इसकी बात करी होगी कि ये जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है, ये जो डायरेक्शंस है, वो ऐसे अरेंज्ड हैं दैट दे फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज, क्या था थर्ड लॉ? दैट एवरी एक्शन हैव इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारा अगर एक्शन होगा, इफ this is the force on the second particle due to the first particle, then this is the force on the first particle due to the second particle। क्लियर हुआ? मतलब जो फोर्सेस हैं दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी क्या है, लेट्स टॉक अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नया नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक ऐसी चीज है जो हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने 11th में भी कई बार इसके बारे में बात करी होगी। तो ये सिंपली एक वेक्टर सम का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स के सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ के केसेस में, अगर यहाँ के सिनेरियो में मैं बात करूं, तो अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, बहुत सारे चार्ज है, और इस चार्ज का इंटरेक्शन या फोर्स कितना लगा रहे हैं किसी चार्ज Q पे, ये मुझे निकालना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है कि इन सभी चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है वो निकाल के दे सके। तो मान लो ये हमारे चार्जेस हो गए, दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालते हैं। लेट्स कॉल इट समथिंग लाइक Q5 बोल लेते हैं इसको, है ना? ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू 1/5, अगर ये पॉजिटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तभी हमारे पास एक आइडिया लग जाएगा, जो पीछे हमने टॉपिक करा था उसका भी हमें कुछ डायरेक्शंस लेना भी पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कैसे ले सकते। तो सारी लाइंस ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी सारी लाइंस ज्वाइन हो गई। अब फोर्सेस निकालने या फोर्सेस का डायरेक्शन देखना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन ले लेते हैं। तो अब मुझे अगर फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये मेरे पोजीशन के डायरेक्शन हो गए। अब फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करेगा ऑन द साइंस ऑफ द टू, है ना? अब देखो, Q1 और Q5 दोनों पॉजिटिव है, दोनों में कोई साइन नहीं लगा, नेगेटिव नहीं लगा, मींस बोथ आर पॉजिटिव। तो अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूं ऑन 5 Q5 ड्यू टू Q1, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? इट शुड मूव फ्रॉम Q1 टू Q5। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एक ऐसा डायरेक्शन जो Q1 से Q5 में जा रहा हो। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? तो दिस विल बी F ऑन 5, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1। ठीक है, उसके बाद ये Q2 की वजह से जो फोर्स होगा, Q2 की वजह से जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? कुछ ऐसा। क्या लिखेंगे इसको? F ऑन 5 ड्यू टू 2। और Q3 की वजह से जो फोर्स, सब ये सब पॉजिटिव है, तो इनकी वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा? F ऑफ फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3। एंड लास्ट जो है, लास्ट वाले इंटरेक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो लास्ट वाले में फोर्स क्या होगा? लास्ट वाले का डायरेक्शन जो होगा, इट शुड बी आउटवर्ड अगर ये दोनों पॉजिटिव होते, बट इसमें ये दोनों पॉजिटिव नहीं है, तो इसका डायरेक्शन सेम लाइन में होगा बट जस्ट अपोजिट। तो जो Q54 होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे साइन नहीं कंसिडर किया कि यहाँ नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन ले लेते हैं। हमने क्या किया? जस्ट डायरेक्शंस ले लिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमें सिंपली यही बताता है। क्या बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? इट इज
क्या है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, देयर आर मेनी चार्जेस, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। मतलब जितने भी फोर्सेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो अगर मुझे एफ नेट निकालना है तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू F1 plus F2 plus F3 plus whatever number of forces we have। ये जो जनरल स्टेटमेंट है कि जो नेट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। तो सभी इंडिविजुअल फोर्सेस F1 F2 F3 जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, जितने भी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, सारे चार्ज पार्टिकल का फोर्स अगर हम ऐड कर लेंगे देन विल गेट द नेट फोर्स। मतलब इसका बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं, इधर से हमने लिया, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, इधर से लगाया, तो इन सब में सारे फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते ना, नेट सम 20 तो नहीं आएगा। क्योंकि अगर नेट सम 20 आता, अगर मैं चारों डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगा रहा हूं और नेट सम अगर इस पे 20 आता तो इट शुड हैव एन एक्सेलरेशन। पर अगर मैं इधर से दोनों साइड से प्रेस करूं तो कुछ अमाउंट में प्रेशर लगा रहा हूं या फोर्स लगा रहा हूं, बट इट इज नॉट मूविंग। इट इज नॉट मूविंग मींस द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, अमाउंट ऑफ फोर्सेस तो है ना, फोर्सेस दोनों डायरेक्शन से लग रहे हैं, तो ऐड ऐसे ही नहीं होते फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है दैट मींस फोर्स को ऐड करते समय हमें डायरेक्शंस का ध्यान देना पड़ेगा। यहां तो अभी जो हमने डायरेक्शन ली थी वो दोनों डायरेक्शन सेम लाइन में थी। कई बार क्या होगा कि एक फोर्स इधर लग रहा होगा तो एक इधर लग रहा होगा, तो ऐसे फोर्सेस को ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा। ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, दैट वी हैव टू यूज हियर। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक सिंपल सा स्टेटमेंट देता है, दिस स्टेटमेंट दैट टेल और दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द नेट फोर्स हियर। अगर मैं अपने कंडीशन की बात करूं तो हमारे वाले में नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट जो हमने एग्जांपल लिया उसमें क्या होगा, इज द सम ऑफ F51 प्लस F52 प्लस F53 प्लस F54। अच्छा, अब मैंने देखो कहीं पे कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाया, पर जब मैं इन वेक्टर्स का डायरेक्शन चेंज करूंगा तो एक वेक्टर होगा हमारे पास, शायद उसमें कुछ नेगेटिव साइन आ जाए, पर ये एडिशन डायरेक्टली होगा नहीं, हमें दो दो करके रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से, क्या था रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दो वेक्टर्स जिनके बीच में कुछ स्पेसिफिक एंगल दे रखा है, तो उनका रिजल्टेंट ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा थर्ड के साथ। तो हम हमेशा वेक्टर एडिशन कर रहे होंगे जब भी हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्सेस। फोर्स एक इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन नॉट ऐड मल्टीपल फोर्सेस एज वी वांट। अपने मर्जी से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे हमें जो रूल है वेक्टर एडिशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो all should added vectorly, we cannot add them randomly any way we want। ठीक है, so directions are extremely important when we are talking about forces, we cannot ignore directions। okay, next slide is now the topic of force is done। फोर्स हमने खत्म कर लिया, तो एक फिजिकल क्वांटिटी खत्म हो गई। एक फिजिकल क्वांटिटी जो इसमें पढ़नी थी, मेजर फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स हमने खत्म कर ली। कूलम्स के लॉ से हमने स्टार्ट किया था, उसके डायरेक्शन का डिस्कशन करा, कैसा नेचर होता है फोर्स का, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, वो सब डिस्कस करा, और इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम कर लेंगे एंड में। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले भी सुना हुआ है, हमने मैग्नेटिक फील्ड सुना हुआ है। व्हाट इज फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, सो मैग्नेटिक फील्ड वाज एन एरिया किसी मैग्नेट के आसपास, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट एज्यूम करूं, नॉर्थ पोल हो गया मान लो ये, तो इस मैग्नेट के आसपास का ये एरिया जिसपे एक दूसरा मैग्नेट लेते हैं या कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, एक रफ रीजन होगा कि अगर इस रीजन में कुछ लाए तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो अगर इसके बाहर है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अ रीजन where this north pole will attract another magnet or a magnetic material is known as the field of it। एक ऐसा एरिया जहां पे इसका इंफ्लुएंस है वो कहलाता है, वो एरिया कहलाता है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक एरिया अराउंड द चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है
कि पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास के एक रीजन को ऐसा क्रिएट कर लेगा कि इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस दूसरे चार्ज को ये अट्रैक्ट या फिर रिपल कर सकता है. सो इफ आई ब्रिंग अ चार्ज हियर, पॉजिटिव चार्ज यहां पे लेते आया, तो इस चार्ज को कोई मतलब नहीं है इस चार्ज से. क्यों? क्योंकि वो उसके रीजन में नहीं है. जब तक उसके टेरिटरी में नहीं होगा, उसके रीजन में नहीं होगा, तब तक उसको कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है. जब तक उसके पास नहीं आ रहा है फालतू में उससे कुछ, उसको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है. रैंडमली कोई चला जा रहा है तो उससे हमें हाय बाय करने की कोई जरूरत नहीं होती. तो वैसे ही यहाँ पे भी है, जो हमारे रीजन में है, हमारी टेरिटरी में है, हमारे पास है, उससे इंटरेक्ट करने की जरूरत है. ठीक है. तो अभी जब ये इस रीजन में आएगा या यहाँ पे आ गया, तो अब ये इस पे फोर्स लगा सकता है. अब फोर्स का नेचर अगर दोनों पॉजिटिव है तो इट कुड बी रिपल्सिव. नेगेटिव वाला लेते आते तो अट्रैक्टिव हो सकता था. लेट्स लुक टू द डेफिनेशन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रीजन है जिसके आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आता है, तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. मींस कूलम फोर्स वहां पे लगेगा, कुछ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन एक्ट करने वाला है. लेट्स लुक. हाँ, अ चार्ज बॉडी मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड इट. कोई भी चार्ज बॉडी होगा, उसके आसपास का एक एरिया वो ऐसा मॉडिफाई करने वाला है. दैट रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी in which another charge experience an electrostatic force is known as electric field. So electric field is the area or the region जिसके आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आया then it will experience a force. Clear? Okay. Next, electric field at a point is defined as the electrostatic force experienced by a unit positive test charge placed at that point. तो ये डेफिनेशन क्या बता रही है? मान लो कोई चार्ज है Q, Q1 है ना, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. तो ये हो गया हमारे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस 1 कूलम का. तो एक हमने चार्ज यहां पे एज्यूम किया और ये चार्ज कितना है? 1 कूलम का. और इस चार्ज का नेचर क्या है? पॉजिटिव. ठीक है. ये चार्ज भी हमने कैसा ले रखा है? सोर्स चार्ज भी कैसा है हमारा? पॉजिटिव. तो एक हमारा सोर्स चार्ज है और एक हमने टेस्ट चार्ज लिया है जो कि यूनिट चार्ज. तो अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है कितना लगेगा? लेट्स कैलकुलेट. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. मान लेते हैं ये डिस्टेंस R ही है. तो पहला चार्ज हमारा Q1 है, दूसरा चार्ज ये कितना हो गया? ये चार्ज कितना हो गया? दिस चार्ज इज 1. तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? के Q1 बाय R स्क्वायर. तो ये जो फोर्स है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब फॉर्मूला क्या डिफाइन कर रहा है? दैट द डेफिनेशन विल गिव मी अ क्वांटिटी जो कि कुछ ऐसी दिखेगी. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the ratio of the force exerting between the two charges, where one of the charge is something, means it has some magnitude, the another charge have magnitude equal to 1. तो जो हमारा दूसरा चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 के बराबर. तो ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन. अब देखो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो फोर्स यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का? अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कोई नेगेटिव साइन है, यहाँ पे कोई और क्वांटिटी है, यहाँ पे कुछ नहीं है. तो डायरेक्शन क्या होगा? जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. अब फोर्स का डायरेक्शन हमने देख लिया क्या होता है. अब उस बेसिस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करना है, टेस्ट चार्ज मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव. ठीक है. तो अगर मैं डायरेक्शन बताने की कोशिश करूं कि क्या डायरेक्शन होने वाला है, तो जिस डायरेक्शन में अपना टेस्ट चार्ज है वो मूव करेगा, उस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो अब कैसे डिसाइड करें कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये मेरा टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन क्या होने वाला है? टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा? टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन क्या है? ये जो टेस्ट चार्ज है किधर जाने वाला है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. फोर्स कैसा है? इट विल बी रिपल्सिव. तो किधर जाएगा? आउटवर्ड. अच्छा, यहां पे अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा? दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज. तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये तो बड़ा डिफरेंट आ गया. क्या हमने लिखा था वहां पे? क्या बोला मैंने?
दैट डायरेक्शन इज आर सेम एज फोर्स। पर यहां पे क्या किया हमने, टेस्ट चार्ज को फिक्स कर दिया है। जब टेस्ट चार्ज को फिक्स कर दिया है, उसकी वजह से जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो चार्ज का जो डायरेक्शन होगा, जो जिस डायरेक्शन में जाएगा टू द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सोर्स चार्ज, ये चार्ज को क्या बोलेंगे, ये हमारा चार्ज क्या कहलाता है, सोर्स। तो ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज उस चार्ज को जहां भेजेगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर? ओके। सो अगर यहां पे नेगेटिव क्यू होगा, तो नेगेटिव क्यू का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? सो डेफिनेशन हो गई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वी यूज टू टेक टेस्ट चार्ज टू बी वेरी स्मॉल, जिससे कोई फर्क ना पड़े जो हमारा मेन सोर्स चार्ज है उस पे। मतलब टेस्ट चार्ज को हम छोटा इसलिए लेते हैं कि इसके पोजीशन पर कोई इंफ्लुएंस ना पड़े। इंफ्लुएंस इसको डालना है, सोर्स चार्ज को, टेस्ट चार्ज को नहीं। तो इसीलिए टेस्ट चार्ज का जो अमाउंट है वो बहुत हम छोटा ले लेते हैं। चलो अब यूनिट की बात करें तो बहुत सिंपल है। फोर्स का क्या होता है, एसआई यूनिट हमें लिखनी है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट इज न्यूटन, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड विच सम फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करा है, इट इज द रेशियो पर यूनिट, रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। और डायरेक्शंस की थोड़ी बहुत हमने बात करी। व्हाट इज द डायरेक्शन, द डायरेक्शन विल बी सेम एज or the same or equal to the direction in which this unit positive charge is going to move. Okay, next, direction of electric field, as we have already discussed, it will be equal to or same as what, same as, if this is the source charge, if this is the source charge and this is the test charge, simply the direction of electric field is same as or same or equal to the path followed by this test charge. ये टेस्ट चार्ज जिधर भी जाएगा, अगर इस तरफ जा रहा है ये टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अच्छा, जनरली डायरेक्शन क्या लेते हैं, इससे डायरेक्शन बनता क्या है, तो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा, सोर्स चार्ज अगर मेरा पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज को बाहर ही ले जाएगा, मतलब रिपल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। एंड इफ वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, अगर मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला है। तो मतलब फॉर द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज और अट्रैक्टिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी इनवर्ड फॉर अ नेगेटिव सोर्स चार्ज। क्लियर है? So it is away from the charge in case of positive, it is directed towards the charge in case of negative. Clear है इतना? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमने ये बेसिस दिया है, ये डायरेक्शन हमारी बुक में केवल यही मेंशन है कि डायरेक्शन है आउटवर्ड, डायरेक्शन है इनवर्ड। तो उसका रीजन हमने देखा विद द डेफिनेशन फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड। रीजन क्या है, क्योंकि हम डायरेक्शन किसका ले रहे हैं, उस यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज का डायरेक्शन ले रहे हैं, जिधर वो जाएगा उधर वो डायरेक्शन होगा। ठीक है? अगर मैं एक मान लो कि यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन रख देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रख लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से बाहर निकल के वो नेगेटिव की तरफ जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ एंड कर जाएंगी। तो ये डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हमेशा सेम होने वाला। क्या होगा, इट विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव इनवर्ड टू और टुवर्ड्स द नेगेटिव। अच्छा, जरूरी नहीं हो अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं है तो भी ये सफिशिएंट है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल सकती हैं। अगर यहाँ केवल नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर आएंगी। मतलब ये पेयर एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। जैसे हमने मैग्नेट में पढ़ा था कि मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। वी नो कि केवल पॉजिटिव चार्ज किसी प्लेस पे हो सकता है, केवल नेगेटिव चार्ज किसी प्लेस पे हो सकता है। तो सिंगल चार्ज बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करने ना करने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज
एक्सप्रेशन हम डेराइव करने की कोशिश करते हैं, या क्या एक्सप्रेशन होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो उसकी वजह से क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, एफ क्या होगा, एफ होगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और हमने क्या किया, अब एक चार्ज इसमें से, ये जो Q1 Q2 है, एक चार्ज इसमें से क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। मान लेते हैं ये Q2 ही है, तो ये Q2 हो गया, Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बना, फाइनल फॉर्मूला क्या बना, K Q1 बाय आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या एक्सप्रेशन हमें डिराइव हुआ, K Q बाय आर स्क्वायर। अब दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो, क्या था, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फोर्स का फॉर्मूला होता है, और K Q बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। यूनिट्स हमने देखी ली। अब वेक्टर फॉर्म में अगर इसी को लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब R21 है, R12 है, वो हम देख लेंगे कि हमारा जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है, देन इट विल बी आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। बस हमें डायरेक्शन देना था तो हमने क्या किया, R यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब हमें पता है दैट यूनिट वेक्टर इज व्हाट, यूनिट वेक्टर को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इट, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर क्यूब इन अ गिवन वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस अगर अवेलेबल है, तो जैसे पीछे हमने फोर्स में करा था, सुपरपोजिशन लगाया था ना, Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस हैं और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, अच्छा P पॉइंट पर कोई चार्ज लेने की जरूरत नहीं है ना, फोर्स में हमने क्या किया था, P पॉइंट पे कोई Q5 चार्ज ले लिया था। यहाँ पे जो हमारा P पॉइंट पर चार्ज होगा वो क्या होगा, वो यूनिट होगा, सिंगल होगा, वन होगा, तो इसको तो यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये हो गया, उसके बाद ये एंड सिंपली ये, हमने सारी लाइंस को ज्वाइन कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब इनमें से कोई नेगेटिव ले लेते हैं, मान लो ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव ले लिया हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर E1, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये E2, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस हो जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये हो गया E3, और ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से E4 हमारा इधर। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनका डायरेक्शन हमने कैसे देखा, अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड, और सिंपली फिर इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देना है। वहां पे फोर्स नेट था, यहाँ पे ई नेट हो जाएगा, ई नेट क्या होगा, ई नेट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, इन वॉट एवर डायरेक्शन दे आर, किसी भी डायरेक्शन में हो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन सिंपली लगा सकते हैं। तो अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपली वही सेम काम करना है जो हमने पीछे किया था। क्या करना है, हमें उनको सिंपली ऐड कर लेना है, वेक्टर एडिशन कर लेना है, मतलब ट्रायंगुलर लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, इतना क्लियर होगा। अच्छा एक और चीज उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, दोनों के फॉर्मूले पढ़ लिए। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, फोर्स वाज K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, मैं केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, K Q बाय आर स्क्वायर। मैंने एक बार लेक्चर में पहले भी बताया था, बट न्यूमेरिकल के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं या बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाहे चार्ज पॉजिटिव दिया हो या नेगेटिव दिया हो, उससे मतलब नहीं है, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ मान लो कि मुझे 3 कूलम दे दिया, इधर -2 कूलम दे दिया, तो मैं चार्ज क्या पुट करूंगा, 3 और 2, मुझे नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन केवल रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो नेगेटिव साइन से यहाँ कोई भी लेना देना नहीं है, तो नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन बता रहा है, तो नेगेटिव साइन विल नॉट पुट दैट देयर इन द फॉर्मूला। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, अभी हम पोटेंशियल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे,
वहां पे नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे क्योंकि वहां पे नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है, यहाँ नेगेटिव साइन का कोई मीनिंग नहीं है। यार नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट बिल्कुल नहीं डाल रहा है, नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट नेगेटिव साइन व्हेन वी आर डूइंग अ क्वेश्चन। क्लियर है? बस ये बहुत सिंपल से टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह का डिस्कशन करना है हमें। अच्छा, क्या करते हैं, अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं इससे, तो कुछ हमें आइडिया लग जाएगा अबाउट कि कैसे हमें फोर्सेस को या कैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं कि क्या फिगर बनेगा इसका। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस। पहला कितना है, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी। 4 चार्जेस है मेरे पास एंड दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ, ये कहां प्लेस्ड है हमारे पास, जो चारों चार्ज हैं ये कहां प्लेस्ड है, दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। तो एबीसीडी जो स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे प्लेस्ड है और हर एक साइड एबीसीडी की कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम देखें कैसा बनेगा। तो इसका डायग्राम कैसा आएगा, तो एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं वहां पे चार्जेस हो गए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो एक स्क्वायर है और उसके कॉर्नर्स पे हमारे पास चार्जेस हैं। अब क्या क्या चार्जेस हैं, पहले कॉर्नर को नेम कर देते हैं, ए बी सी और डी, ये कॉर्नर्स हो गए और उसका सेंटर हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये मान लो सेंटर हो गया। सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे हमने देखा था इट वाज समवेयर अराउंड 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे हमारे पास कितना चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज। और कॉर्नर्स पे कितना चार्ज है, तो पहले कॉर्नर पे है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, दूसरे कॉर्नर पे है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, फिर यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और फिर यहाँ पे है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज और बीच में सेंटर पे हमारे पास कितना चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम का। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट ईच साइड इज समवेयर अराउंड 10 सेंटीमीटर। अब हमें आर कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ एवरी साइड इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कुछ भी कभी भी कैलकुलेशन करना है तो एम क्या होना चाहिए, हमारा कैलकुलेशन सारा एसआई में हो तो बेटर है। अगर सब कुछ सीजीएस में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे चाहो वैसे करो। बट अगर वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे अब यहाँ पे माइक्रोकूलम में वैल्यूज दी हुई है, तो इन सभी यूनिट्स को कैलकुलेट कर लो, इनको कन्वर्ट कर लो। कौन सी यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआईज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। तो हमारे पास जो ईच साइड है वो कितनी हो गई, 0.1 मीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो मैं प्योर कैलकुलेशन कर लूं, सारा कैलकुलेशन करके देख लें, या फिर थोड़ा सा जो अभी हमने पीछे डायरेक्शंस की बात करी वो करके देख लेते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन डायरेक्शन से सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। देखिए, एक मैग्नीट्यूड या अमाउंट ऑफ फोर्सेस, सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं सारे फोर्सेस का, F1 F2 F3 जितने भी हमारे पास अमाउंट ऑफ फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश करते हैं। चलो, तो मान लो कि इसका -2 माइक्रोकूलम का फोर्स कितना लग रहा है इस 1 माइक्रोकूलम पे, वो मुझे निकालना है। अच्छा देखो, ये डिस्टेंस क्या है, कुछ भी स्पेसिफिक डिस्टेंस होगी, कुछ भी रैंडम डिस्टेंस होगी, x मान ले, ये डिस्टेंस हो गई कितनी, x। अब यहां से यहां तक के फोर्स का डायरेक्शन बताओ मुझे क्या होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है, किस पे फोर्स निकाल लो, 1 पे फोर्स निकाल लो, किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो डायरेक्शन क्या होगा, 2 से शुरू होगा 1 तक। और वेक्टर कैसे बनाते हैं, अच्छा जिस पे फोर्स लग रहा है वेक्टर उस पे बनाना होता है, वहां से स्टार्ट करना होता है। तो वेक्टर किस पे बनेगा, 1 से स्टार्ट होगा और किस डायरेक्शन में, ऐसा डायरेक्शन जो 2 से 1 की तरफ हो। ये मेरा पहला फोर्स है, एफ ए बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो एफ ए फोर्स क्या हो गया, ऐसा कुछ। अच्छा, एक और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम दिख रहा है, इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये 2 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम। किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, 1 पे निकाल रहे हैं, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, इसकी वजह से 2 माइक्रोकूलम। तो डायरेक्शन क्या होगा, इस पर बनेगा और जस्ट अपोजिट बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एफ बी, एफ सी सॉरी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं सब कुछ देखूं यहाँ पे, जैसे ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी डिस्टेंस तो x होगा, ये दोनों चार्जेस का पेयर सेम है, ये दोनों चार्जेस का पेयर सेम है,
सब सेम है ना, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट हो गई। तो मतलब क्या ये ऐसा कंडीशन ट्रू है यहाँ पे, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी है, एफ ए, एफ सी इज इक्वल टू जो हमारा फोर्स है हमने उसको क्या नाम दिया है, एफ ए नाम दिया है। तो क्या एफ सी और एफ ए इक्वल है, बिल्कुल इक्वल दिख रहे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, एफ सी माइनस एफ ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ सी और एफ ए का कॉम्बिनेशन हमें क्या दे रहा है, जीरो। क्या सिमिलर कॉम्बिनेशन दूसरी जगह पे मिल रहा है, देख लें एक बार। ये क्या है, -5 माइक्रोकूलम, इसका फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम। परेशानी कहां आई, नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव है तो वैसे तो डायरेक्शन ये होना चाहिए, फ्रॉम द चार्ज विच इज अप्लाइंग द फोर्स टू द चार्ज ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये क्या होगा, एफ बी का डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। सिमिलरली सेम ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एफ डी। इसको हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं दैट एफ बी इज इक्वल टू एफ डी, और सेम तरफ लाके हम लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ डी इज इक्वल टू जीरो, है ना। मतलब ये सारे फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है। अगर मैं सबको ऐड करूं, तो अगर मैं सारे फोर्सेस को ऐड करूं, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, तो इन सब फोर्सेस को मतलब मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है, अगर ये इक्वल है, इक्वल के साथ अपोजिट भी थे, साइन कंसिडर करते चले, चलो साइन कंसिडर करते चलते हैं इनका। तो साइन अगर हम कंसिडर करते चलते हैं तो इक्वल थे, अपोजिट भी हो गए, मतलब ये नेगेटिव ऑफ एफ ए होना चाहिए। तो नेगेटिव जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाना चाहिए, तो मतलब इनका सम कितना आ गया, एफ सी प्लस एफ ए का सम कितना आ गया, जीरो आ गया। सिमिलरली ये इक्वल है और अपोजिट भी होने चाहिए, तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और फिर अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू इधर आएगी तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब एफ बी और एफ डी का सम भी जीरो है। तो अगर इसको देखें, एफ ए, एफ ए और एफ सी, एफ ए और एफ सी इनका सम कितना आया, जीरो, एफ बी और एफ डी इनका सम कितना आया, जीरो, तो चारों का सम कितना आ गया, चारों का सम आ गया जीरो। तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, फॉर्मूला कहीं यूज नहीं किया, हमारा सीधा आंसर क्या है, हम सीधा लिखेंगे, हमने डायरेक्शन देखी, हम सीधा लिखेंगे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। तो अब ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो तुमसे, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बट सीधा ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल यहाँ पे डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन सीधा देखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब सिंगल एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं लेंगे, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। और तो क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर कुछ चार्ज रखा हुआ है क्यू, क्यू और क्यू, और उसके सेंटर पे कोई चार्ज है, उसके सेंट्रॉइड पे कोई चार्ज है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से मान लेते हैं सबका लेंथ कितना है, एल, एल लेंथ के सारे साइड से, और उसके सेंट्रॉइड पे, अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका सेंट्रॉइड और उसका एल्टीट्यूड सेम ही लाइन होती है, मतलब जो सेंट्रॉइड होगा वो उसको आधे आधे फ्रैक्शन में भी डिवाइड करेगा, सेंट्रॉइड हाफ फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहा है, इट विल आल्सो फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो सेंट्रॉइड हाफ फ्रैक्शन में भी डिवाइड करेगा और 90 डिग्री एंगल भी फॉर्म करेगा। मान लो ये जो सेंट्रॉइड है उस पर कोई चार्ज रखा हुआ है, यहां पे कुछ कैपिटल क्यू, ठीक है, तो इस कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है इन सब के वजह से वो कैलकुलेट करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो दिख रहा है, बहुत सारी चीजें शायद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी ऐसा लग रहा है, पर हम इसको थोड़ा सा इजी वे में करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ये बेटर या इजी वे में कैसे हो सकता है, या हम अवॉइड करके चीजें केवल आंसर की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, कि अगर हमें शॉर्ट में क्वेश्चंस करना हो तो हम कैसे करेंगे, हमें सारी कैलकुलेशन ना करनी हो, तो हमारा मेन एम होगा कि हम जितना अवॉइड कर सके कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इज अ पार्ट जो एंड में करना होता है हमेशा, जिससे हमारा कई बार क्वेश्चन जो है उसमें बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो एम हमारा यही होना चाहिए कि टाइम कैसे बच सकता है। ठीक है, चलो करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमारे पास फोर्स, अब इसको चलो 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इस पॉइंट को 4 मान लेते हैं। मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं सारे फोर्सेस को
बट मैं नंबर ले लेता हूं तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, F12 F41 ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना। चलो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। फोर्स ड्यू टू फर्स्ट ऑन दिस क्यू, पहले चार्ज की वजह से इस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालते हैं। तो इस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा ये, और इस फोर्स का नाम क्या होगा, इस फोर्स का नाम होगा F41, फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F41 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्जेस क्या है, के वही रहेगा, क्यू, कैपिटल क्यू। अच्छा ये वाला डिस्टेंस जो है ये परेशानी क्रिएट कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, है ना। इस डिस्टेंस को अभी मान लेते हैं आर। अच्छा अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर होगा और ये डिस्टेंस भी आर होगा। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया आर, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ F41। ठीक है, डायरेक्शन को छोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड हमारा इतना है। ठीक है, दूसरा अब हम निकाल लेते हैं, दूसरा फोर्स क्या है, ड्यू टू Q2 कितना है ऑन दिस, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो इधर ये क्या हो जाएगा, F ऑन 4 ड्यू टू Q। तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F ऑन 4 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड K Q कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको मैं अगर कुछ सिंपल वैल्यू लेट कर लूं तो कुछ प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। इसको मान लिया मैंने F, इसको मान लिया मैंने F। अच्छा एक और फोर्स है यहाँ पे, 3 वाले की वजह से, 3 वाले की वजह से जो फोर्स होगा वो इधर डायरेक्शन में होगा, इसको क्या बोलेंगे, F43, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू द चार्ज 3। तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने रिप्रेजेंट करा, और नेक्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F43, उसका भी फॉर्मूला सेम ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, उसको भी एप्लेट कर लिया। अब मैग्नीट्यूड तो निकाल दिए, क्या इसका आंसर 3F लिख दूं, ये लिख देते हैं, खत्म क्वेश्चन, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना जोड़ना है, डायरेक्शन भी तो है, डायरेक्शन भी तो ऐड करने पड़ेंगे, डायरेक्शन का भी तो ध्यान देना पड़ेगा। मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, इधर फोर्स लगा रहा हूं, तो उससे 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, तो इधर 10 न्यूटन नहीं बनने वाला ना। 10 न्यूटन कब बनेगा, जब फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं है ना यहाँ पे, तो क्या करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि एंगल्स क्या क्या फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। चलो अब देखो, सबसे पहले अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहा हूं, इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है वो देखते हैं। तो ये एंगल निकालने की कोशिश करते हैं कि एंगल का अमाउंट कितना होगा। अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90, क्योंकि इक्विलेटरल है तो ये एंगल कितना है 60, तो रेस्ट एंगल कितना बचा, टोटल क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 60 कितना आएगा, 180 माइनस 60 कितना बचा, इट शुड बी कितना एंगल बना, 120 डिग्री। तो चलो पहले दो से काम कर लेते हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता चल गया। ठीक, तो इन दोनों के एंगल बीच का एंगल पता चल गया, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इट इज अंडर रूट, रूट के अंदर हमने वो वैल्यू पुट कर दी, तो ए स्क्वायर पहला वाला वेक्टर क्या है एफ, ये क्या हो गया रूट ऑफ एफ स्क्वायर, दूसरा वेक्टर भी क्या है एफ, फिर एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर कॉस कितने डिग्री 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कितना होता है, चलो देखो फटाफट, कॉस 120 डिग्री कितना होगा, कॉस 120 डिग्री याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, कुछ आइडिया लग जाएगा हमें। ग्राफ से कैसे जाते हैं हम, ये ग्राफ होता है कॉस का, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब 90 डिग्री पे 0 मिलती है तो 0 तो नहीं होगी, 90 प्लस 30 समथिंग, तो जो यहाँ पे वैल्यू मिल रही थी यहाँ पे मतलब इससे 30 ऊपर जो वैल्यू मिल रही थी वही 30 नीचे मिलेगी, बस नेगेटिव साइन। तो हमें ये वैल्यूज तो सारी याद है ना, 60 पे कितनी थी हाफ, यहाँ कितनी होगी माइनस हाफ, सिंपल सी चीज है ना, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो cos 120 कितना हो जाएगा, ये क्या बना एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू हाफ, वो भी कौन सा नेगेटिव का, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा एफ स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का एफ स्क्वायर आ जाएगा, तो फाइनली
आर डैश मतलब रिजल्ट क्या मिला, ठीक है, बहुत ध्यान से अब इसको देखो। तो दो को ऐड करके आंसर क्या मिला, एफ, क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल था, वैसे दो को ऐड करके क्या आंसर मिलता अगर सीधा सेम लाइन में होते, 2f। यहाँ पे क्या आंसर मिला, यहाँ पे क्या आंसर मिला, f। अब देखो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ये दोनों ऐड करने के बाद, ये और ये ऐड करने के बाद हमें जो वेक्टर मिला है वो वेक्टर किधर है, वो वेक्टर फाइनली रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, ये। तो हमें एक वेक्टर मिला है ये आर डैश है जो भी हमने निकाला, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है f। अच्छा एक और वेक्टर था इसके जस्ट अपोजिट जिसको अभी हमने इन्वॉल्व नहीं कर रखा, F43। ये कौन सा वेक्टर है, F43। तो अगर मुझे नेट निकालना है तो बस जो रिजल्टेंट यहां से मिला है, वही मैं बता रहा था ना सुपरपोजिशन कैसे निकलेगा। सुपरपोजिशन करने के लिए हमने क्या किया, पहले दो का रिजल्टेंट निकाला, फिर अब दो के रिजल्टेंट को फिर से हम उसको वहां पे वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं, फिर से हम वो पूरा सुपरपोजिशन लगा रहे हैं। तो अब इसको इसके साथ ऐड करना है, पर इस बार डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो सीधा माइनस कर सकते हैं। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना था, एफ। एफ नेट के लिए क्या कर सकते हैं, एफ नेट के लिए अब दो फोर्सेस क्या है हमारे पास, आर डैश वेक्टर प्लस F43 है ना, क्या है वेक्टर, F43, F43 वेक्टर, ये हमें F नेट दे देगा। अच्छा अब डायरेक्शन के टर्म्स में जाएं, तो अगर मैं R डैश के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो दूसरे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, उसके जस्ट अपोजिट है। तो क्या मिला आंसर, क्या मिला आंसर, 0। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाऊं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन कराया, एक बार एनसीईआरटी में जाके इसका कैलकुलेशन चेक करना। तो वहां पे सबसे पहले उन्होंने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है, फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है, इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमने वो वैल्यू अवॉइड करी, वैल्यू कैलकुलेट करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, तो वो वैल्यू अवॉइड करने से हमारे क्वेश्चन का टाइम बच गया। ये क्वेश्चन बहुत आराम से 2 से 3 मिनट में करा जा सकता है अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा वो एक बार देख लेते हैं। सो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, हमने परमिटिविटी के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, और हमने डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस पढ़े। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है, इस पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने फोर्स के क्वेश्चन करे हैं वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में हम आगे भी प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स जो होंगे हमारे सिमिलर टॉपिक्स, बहुत डिटेल में, जैसे अभी हमने 2 वीडियोस में बहुत डिटेल में बहुत आराम से एक टॉपिक को समझने की कोशिश करी है, वैसे आगे भी हम आगे के वीडियोस में भी ऐसा करते रहेंगे। बहुत अच्छा रहा लास्ट वीडियो का रिस्पॉन्स, तो प्लीज ऐसे ही आप वीडियोस को देखते रहें, जो भी रिक्वायरमेंट है हमें भेजते रहें, हम कोशिश करेंगे कि हम बेटर करते रहें, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। तो जितना भी हमने किया है इसको रिवाइज करिए, आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।